everyone, welcome to Science and Maths Club. I hope you all are good and safe at home. In this video, we are going to explain chapter 4 in Science for class 7, Heat and its effect. We have already explained the half part of this chapter in a previous video session. So that video link I will share in description box. You can check that. So let's start today's video. Your first topic is effects of heat. When you heat an object, many changes take place. To understand this, let us do a simple activity. Take a vessel and put a few pieces of raw vegetable into it. Fill the vessel up to the brim with water and close it tightly with a lid. Heat the vessel till water starts boiling vigorously. What do you observe? You observe that water becomes hot. As the water heats up further, it begins to overflow. It means volume increases. Thus, heat causes expansion. As the water boils, steam also comes out of the vessel by pushing the lid. It means water changes its state due to heat. After some time, the pieces of vegetable get cooked. The number of changes take place during heating. So we can say that heat causes change in temperature, change of state, expansion and chemical change. So in this lesson we will study only about expansion. जब आप किसी ऑब्जेक्ट को या किसी वस्तु को, किसी चीज़ को गर्म करते हैं, उसको हीट देते हैं, तो उसमें बहुत से चेंजेस होते हैं और ये सब समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं. जैसे एक वेसल लें, एक बर्तन लें और उसमें कुछ कटी हुई सब्जियां डालें, कच्ची सब्जियां काट के. उस वेसल को पानी से भर दें ऊपर के किनारों तक. फिर उसको एक ढक्कन से टाइटली बंद कर दें. अब उस बर्तन को गर्म करना स्टार्ट करें, उसको हीट देना स्टार्ट करें. जैसे जैसे आप बर्तन को हीट देंगे, जैसे जैसे टाइम पास आउट होगा, उस बर्तन का जो पानी है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है और वो तेज़ी से उबलने लग जाता है. आप क्या ऑब्ज़र्व करते हैं? आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो पानी है वो गर्म हो गया है और जैसे जैसे पानी गर्म होता है वो ऊपर बर्तन से बाहर आने को कोशिश करता है, ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाता है. मीन्स जो पानी था, जो लिक्विड था उस बर्तन के अंदर, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, वो ज़्यादा जगह घेर रहा है. पहले वो उसके किनारों के अंदर तक था वेसल के, अब वो किनारों से बाहर आने की कोशिश कर रहा है. आप देखते हैं जैसे आप दूध गर्म करते हैं, सो दूध पहले बर्तन के अंदर होता है, फिर वो जब वो गर्म होता है तो उसमें एक उबाल आता है और वो बर्तन से बाहर गिर जाता है उबल के, मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है. सो एक चीज़ ये क्लियर हुई कि जब आप हीट देते हैं तो उसमें एक्सपेंशन होता है. जिस भी चीज़ को आप हीट दे रहे हैं उसमें एक्सपेंशन होता है, वो फैलता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है. सो हीट कॉजेज एक्सपेंशन. और जैसे जैसे पानी उबलता है उसमें भाप बनना स्टार्ट हो जाती है और भाप भी पानी उस बर्तन से बाहर आने लगती है. और जैसे उसके ऊपर आपने ढक्कन ढका है तो वो भाप अपने फोर्स से उस बर्तन के ढक्कन को हटाने की कोशिश करती है. मतलब जो पानी है उसकी स्टेट में चेंज हो रहा है. मीन्स पानी की क्या स्टेट होती है? लिक्विड स्टेट में होता है वाटर, तो उसकी स्टेट में चेंजेस हो रहे हैं, वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है. देन कुछ देर बाद आप देखते हैं कि जो वेजिटेबल्स हैं वो रॉ वेजिटेबल्स वो पकना स्टार्ट हो जाती हैं, वो गलना स्टार्ट हो जाती हैं. सो जब आप किसी चीज़ को, किसी भी लिक्विड को या किसी भी सॉलिड को आप बोल सकते हैं, उसको आप हीट देते हैं तो उसमें बहुत से चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं. सो हम कह सकते हैं कि हीट की वजह से टेम्परेचर में चेंज होता है, उसकी स्टेट मतलब उसकी अवस्था में चेंज होता है, उसमें एक्सपेंशन होता है, फैलाव होता है या प्रसारण बोल सकते हैं, और केमिकल चेंज होता है, मतलब कच्ची सब्जियां पकने लगी हैं, मतलब पक गई हैं हीट देने के बाद. सो केमिकल चेंजेस होते हैं. जैसे आप देखते हैं कि एग्जाम्पल और सेट हो सकता है कि जैसे आप कोई कैंडल है, आपने उस कैंडल को जलाया, उसको लिट किया और उसको हीट मिलना स्टार्ट हुआ, तो वो कैंडल से वो धीरे धीरे वो पिघलने लग जाता है, मतलब वो कैंडल से किस में कन्वर्ट हो गया? मेल्टेड वैक्स में. सो ये भी एक केमिकल चेंज है जो किसकी वजह से हुआ है? ड्यू टू इफेक्ट ऑफ हीट. सो हीट कॉजेज एक्सपेंशन. Expansion is one of the effects of heat. All the substances, whether solid, liquid or gas, expand on heating and contract on cooling. However, the extent of expansion is different for solids, liquids and gases. So expansion क्या होता है? फैलाव क्या होता है? ये एक हीट का इफेक्ट है. हीट के इफेक्ट्स में से ये एक है
एक्सपेंशन, तो सभी सब्सटेंस चाहे वो सॉलिड हों, लिक्विड हों या गैस हों, वो सभी हीट गर्म होने के बाद फैलते हैं और ठंडा होने के बाद सिकुड़ते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. सो एक्सपेंशन इन सॉलिड्स. द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड. द पोजिशन ऑफ these molecules is almost fixed in solids. The space between the molecules is called intermolecular space. So जो सॉलिड होता है, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास, मतलब बहुत ही पास पास कनेक्ट होते हैं. जैसे कि ये कोई सॉलिड है, सपोज दैट इस तरीके से उसके मॉलिक्यूल्स होंगे पास पास बिल्कुल. ये इसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो सॉलिड होता है उसके बहुत ही पास पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ. जबकि जो लिक्विड होता है उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में, और जो गैस होता है उसके मॉलिक्यूल्स और भी ज़्यादा दूर होते हैं. सो जो सॉलिड होता है उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत कनेक्टेड होते हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है. इस वजह से वो आपस में बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े रहते हैं. मीन्स जो उनके बीच का स्पेस है मॉलिक्यूल्स के बीच का वो बहुत कम होता है. सो उस स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन solids. Thus, the force of attraction among the molecules is very strong. These molecules only vibrate about their mean position. So जो intermolecular space होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब ना के बराबर होता है सॉलिड्स में. सो इसी वजह से अगर आप देखेंगे कि अगर किसी चीज़ में स्पेस कम होगा, किसी दो चीज़ों के बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, तो वो ज़्यादा मजबूत होंगी. और जैसे आप एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझिए. आपने पहले बहुत एक कहानी सुनी होगी कि एक आदमी था, उसके पास लकड़ी का गट्ठा था. उसने अपने बेटे को बोला कि एक गट्ठा तोड़ के दिखाओ लकड़ी का. सारे बेटे गट्ठा तोड़ने लगे लकड़ी का. वो उसमें लकड़ियाँ बहुत सारी जुड़ी हुई थी, मतलब उनके बीच में स्पेस बहुत कम था. सो वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गया गट्ठा और वो किसी भी बेटे से टूटा नहीं. अब जो उसका सबसे छोटा बेटा था उसने क्या किया कि उन लकड़ियों को अलग अलग किया, मतलब उनके बीच में स्पेस बनाया. सो उनका अट्रैक्शन कम हो गया. अब अट्रैक्शन कम होने के बाद उसने एक एक करके सारी लकड़ियाँ तोड़ दी. सो इसीलिए जो स्पेस है वो जितना कम होगा, चीज़ें जितनी पास पास होंगी वो उतनी ही ज़्यादा कनेक्टेड होंगी, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी. उसको सेपरेट करना उतना ही मुश्किल होगा. सो इसीलिए जो फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. और इसीलिए जो मॉलिक्यूल्स हैं अपनी ही पोजीशन पे, मीन पोजीशन मीन्स अपनी ही जहाँ पर वो हैं अपनी पोजीशन के थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं वाइब्रेट करते रहते हैं. सो ऑन हीटिंग अ सॉलिड द मॉलिक्यूल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग. एज अ रिजल्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस increases. Thus the space occupied by the molecules increases. It means volume of solid increases. In simple words, solid expands on heating. जब आप सॉलिड को गर्म करते हैं तो फिर उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाते हैं. तो उसका क्या रिजल्ट आता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है. जब वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जो उन्होंने स्पेस घेरा हुआ है, जिस स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है मॉलिक्यूल्स ने, वो स्पेस भी बढ़ जाएगा. सो इसीलिए उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है. मतलब आप कह सकते हैं कि सॉलिड भी हीटिंग करने पर या गर्म करने पर फैलते हैं. नेक्स्ट इज एक्सपेंशन इन लिक्विड्स. अब लिक्विड्स में कैसे एक्सपेंशन होता है, अभी जो आपको मैंने पहले बताया था, जैसे मिल्क में, दूध में वो उबल जाता है, तो वो इसी का एग्जाम्पल है. सो द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स आर लेस क्लोजली पैक्ड एज कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स. दस द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड इज मोर. As the molecules are at some distance away from each other, the force of attraction is not so strong in liquids. The molecules can thus move freely inside the liquid. मीन्स मैंने भी आपको बताया था कि जो सॉलिड होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं, पास पास बहुत ज़्यादा. बट जो लिक्विड होता है उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में. सो जब मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर होंगे, मतलब उनके बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, मतलब वो अच्छे से पैक्ड नहीं है उतने ज़्यादा क्लोजली, क्योंकि वो बहुत क्लोजली पैक नहीं होते हैं. सो उनके बीच में थोड़ा स्पेस बन जाता है, जिसकी वजह से उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी थोड़ा कम हो जाता है. अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से लिक्विड्स में वो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर उधर फ्रीली मूव करते रहते हैं लिक्विड के अंदर. सो ऑन हीटिंग अ लिक्विड
The molecules start vibrating faster. As a result, their intermolecular space increases. This leads to increase in the volume of liquids. In simple words, liquid expands on heating and expansion in liquids is more than solids. सो लिक्विड को गर्म करने पर, हीट करने पर जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं वाइब्रेट करना, और जब वो तेज़ी से वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाते हैं तो जो उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो भी बढ़ने लगता है. अब जैसे स्पेस बढ़ेगा तो उनका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा. सो इसकी वजह से जब उनका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो जब आप किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो उबल के बाहर आना शुरू हो जाता है. मीन्स लिक्विड में भी गर्म करने पर एक्सपेंशन होता है और सॉलिड से कहीं ज़्यादा होता है. देखिए, क्योंकि जो लिक्विड है, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है सॉलिड से. उसके मॉलिक्यूल्स में स्पेस थोड़ा ज़्यादा होगा. अगर स्पेस ज़्यादा होगा तो उसको गर्म करेंगे तो स्पेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा. मतलब सॉलिड्स के कंपेयर में वो ज़्यादा स्पेस घेरते हैं. सो इसीलिए लिक्विड्स में ज़्यादा एक्सपेंशन होता है सॉलिड के कंपैरिजन में. नेक्स्ट इज एक्सपेंशन इन गैसेस. The molecules in gases are very loosely packed as compared to the molecules in liquids. Thus, the space between the molecules is the maximum in gases. Hence, the force of attraction between the gas molecules is negligible. The molecules of a gas have the maximum freedom to move around. मीन्स जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था वो थोड़ी दूर दूर होते हैं, मतलब वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं. उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है उनके बीच में, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उतना ही कम होगा. जो जितनी ज़्यादा दूर है उसमें अट्रैक्शन उतना ही कम होगा. मतलब नेग्लिजिबल होगा अट्रैक्शन, ना के बराबर. सो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर उधर मूव करने के लिए पूरी फ्रीडम में होते हैं. मतलब वो बहुत तेज़ी से, जैसे ही हम उनको गर्म करते हैं, हीट देते हैं, वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाते हैं और वो इधर उधर मूव करने लगते हैं. सो ऑन हीटिंग अ गैस द मॉलिक्यूल्स स्टार्ट मूविंग more vigorously. As a result, the intermolecular space increases. This causes an increase in the volume of gases. In simple words, gases expand on heating. Their expansion is very large as compared to solids and liquids. So देखिए, अब गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेस लिए रहते हैं क्योंकि उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है. तो जब उनको गर्म करेंगे तो वो स्पेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा. मीन्स वो और ज़्यादा फैलेंगे. सो देयर एक्सपेंशन इज़ वेरी लार्ज. मतलब उनका जो एक्सपेंशन होता है वो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है. सो एक्सपेंशन अराउंड अस, हमारे चारों तरफ कैसे एक्सपेंशन होता है. यू मस्ट हैव सीन दैट वन एंड ऑफ स्टील ब्रिज. आपने देखा होगा कोई ब्रिज, उसका एक एंड देखा होगा, मतलब एक सिरा. सो इज़ मेड टू रेस्ट ऑन रोलर्स. Enough space is provided between the rollers for expansion of steel during summers. So आपने देखा होगा कि जो स्टील ब्रिज होते हैं उसमें जो रोलर्स लगे होते हैं उनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है. वो स्पेस क्यों होता है? क्योंकि जब गर्मी होती है, जब उसको हीट मिलता है स्टील को, तो वो एक्सपैंड होने लगता है, तो इसलिए उनके बीच में थोड़ा गैप होता है. आपने देखा होगा जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, रेल की पटरियाँ होती हैं, उसमें भी बीच में थोड़ी थोड़ी जगह छूटी होती है. जगह क्यों छोड़ी होती है? क्योंकि जब गर्मी होती है या जब उसको हीट मिलती है रेलवे ट्रैक्स को, तो वह एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि आयरन से बनी होती हैं. क्योंकि हीट मिलने पर जो सॉलिड है वो भी एक्सपैंड होते हैं. सो इसलिए उनके बीच में थोड़ी जगह छोड़ी गई होती है ताकि वो आपस में मिल ना जाएं. सो नेक्स्ट इज द फायर अलार्म्स कंसिस्ट ऑफ two metal strips, one of iron, another of brass. So brass expands more than iron on heating. So when the brass strip is heated, it bends on the side of an iron strip. As it bends, the circuit of bell is completed. So the bell starts ringing to give an alarm. As the fire is put out, the strip gets cooled and straightens up again. This causes the circuit to break, thus switching off the alarm. फायर अलार्म में दो मेटल स्ट्रिप्स लगी होती हैं, एक लोहे की और एक ब्रास की, मतलब पीतल की. सो ब्रास जो होता है
वो ज़्यादा एक्सपेंड होता है, ज़्यादा फैलता है गर्म होने पे लोहे के मुकाबले। सो जो ब्रास स्ट्रिप है जब वो गर्म होती है तो वो मुड़ के आयरन स्ट्रिप पे लग जाती है, वो मुड़ जाती है आयरन स्ट्रिप के ऊपर। तो जैसे ही वो मुड़ती है बैल का जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बैल बजना स्टार्ट हो जाती है और वो एक अलार्म आपको सुनाई पड़ता है। और जैसे ही जो आग है बुझती है तो स्ट्रिप जो है अगेन कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है और वो सीधी हो जाती है। तो जैसे ही वो सीधी होती है फिर से सर्किट ब्रेक हो जाता है जो उसके मुड़ने पे कंप्लीट हुआ था, बैंड होने पर कंप्लीट हुआ था। तो इस तरीके से अलार्म स्विच ऑफ हो जाता है। ड्यूरिंग समर द आयरन एक्सपेंड्स टू अलाउ एक्सपेंशन स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द टू सेक्शन ऑफ रेल ट्रैक्स। देखिए ये देखिए बीच में स्पेस है, ये इस तरीके से रेलवे ट्रैक्स के जब जुड़े होते हैं बीच में स्पेस रखा होता है। मैंने भी आपको बताया था क्योंकि जब ये जो आयरन है सॉलिड है, ये जब इसको हीट मिलती है, गर्म होता है ये गर्मियों में, तो ये फैलता है, तो ये आपस में जो गैप है मिल जाता है, सो इसीलिए इनमें गैप रखा जाता है। नेक्स्ट इज लिक्विड थर्मोमीटर्स आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लिक्विड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग, ऑलरेडी मैंशन इन दिस चैप्टर। आपने पीछे मैंने जो प्रीवियस वीडियो है मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि कैसे थर्मोमीटर लिक्विड थर्मोमीटर में हीट इफेक्ट कैसे वर्क करता है। सो आप प्रीवियस वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफ़र मतलब आदान प्रदान कैसे होता है, मतलब एक जगह से दूसरी, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में हीट कैसे जाती है। सो व्हेन हॉट टी इन अ कप इज़ पावर्ड इनटू अ सॉसर, it is observed that the saucer gets warmer and the tea a little colder. The hot tea transfers some of its heat to the saucer and cools down. So while the saucer gains some heat and gets warmer, the flow of heat from an object at a higher temperature to another object or to another part of the object at a lower temperature is called transfer of heat. सो लाइक आप इसमें आप चाय का एग्जांपल ले सकते हैं, दूध का, पानी का, किसी भी चीज़ का ले सकते हैं। जब आप किसी गर्म चीज़ को किसी ठंडी चीज़ में करते हैं, सपोज दैट आपने चाय को एक कप में किया, आप कप पहले से ठंडा है, कूल है, उसका टेम्परेचर कम है, लोअर है उसका टेम्परेचर। अब जो चाय है उसका टेम्परेचर हाइयर है उससे। तो जैसे ही आपने उसमें चाय छानी तो आप क्या देखते हैं कि वो जो कप है या गिलास है वो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। मतलब जो चाय है उसने अपनी थोड़ी सी हीट उस ठंडे कप को दे दी, तो मतलब अब चाय ठंडी होना स्टार्ट हो जाती है। सो हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, हीट का एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र या फिर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहलाता है। बट इसमें एक शर्त है कि टेम्परेचर जो ट्रांसफ़र है वो कैसे होगा, हाइयर टेम्परेचर, जो जिस भी चीज़ का हाइयर है टेम्परेचर, उस हाइयर से वो लोअर टेम्परेचर की तरफ जाता है। मतलब जिस ऑब्जेक्ट का ट्रांसफ़र लोअर है, कम है, तो हाइयर जो चीज़ है, मतलब जैसे चाय गर्म थी उसका हाइयर था, तो हाइयर से लोअर पार्ट, जो लोअर टेम्परेचर का पार्ट है, लोअर टेम्परेचर वाला ऑब्जेक्ट है, उसकी तरफ वो ट्रांसफ़र होता है। सो ये क्या कहलाता है, प्रोसेस ट्रांसफ़र ऑफ हीट। जैसे अभी लाइक आप कोई अभी आप इसमें आगे एग्जाम्पल भी बहुत से पढ़ेंगे। अभी जैसे सपोज दैट आपने कोई पानी है, अब आपने गर्म पानी को, मतलब केटल से गर्म पानी को आपने ग्लास में किया, ग्लास ठंडा है, तो गर्म पानी ने अपनी हीट किसको दे दी, मतलब जो हाइयर टेम्परेचर का था पानी, उसने अपनी हीट लोअर टेम्परेचर वाले गिलास को दे दी। सो ये कहलाता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जिससे ग्लास भी गर्म लगता है आपको छूने में। सो इमेजिन योर टीचर हैज़ टू डिस्ट्रीब्यूट नोटबुक्स टू द स्टूडेंट्स इन क्लासेस। इन क्लास he or she can do it in three ways. First, she can hand over the notebook to the first student and ask him or her to pass it on to the next student. The next student passes it on to the next student and so on. In this way, the last student can receive his her notebook without actually moving from his her place. मीन्स आपकी क्लास में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, सपोज दैट आपकी क्लास में स्टूडेंट है 25, तो सब क्या लाइन से खड़े हो गए हैं। अब आपके टीचर ने आपको कॉपियाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो वो आपको सेल्फ डिस्ट्रीब्यूट ना करके, मतलब खुद से ना आपको डिस्ट्रीब्यूट करके, हैंड ओवर करके आपसे बोले कि जो भाई जो फर्स्ट बच्चा है उसको फर्स्ट बच्चा सेकंड को देगा, सेकंड थर्ड को, थर्ड फोर्थ को, एंड सो ऑन, मतलब जो 24th वाला है 25th को देगा। सो इस तरीके से जो आपके जो बुक्स हैं वो सारे बच्चों पे चली जाएंगी और वो बच्चे अपने प्लेस पर ही रहेंगे, मतलब बिना मूव किए अपने प्लेस से उनको उनकी बुक्स या नोटबुक्स मिल जाएंगी। और सेकंड क्या वे है, सेकंड मेथड है दैट टीचर में आस्क ऑल द स्टूडेंट्स टू लाइन अप, कॉल वन स्टूडेंट आफ्टर द अदर टू कम, रिसीव हिज हर नोटबुक एंड गो बैक।
And third one is the teacher may throw the notebooks directly to the students without disturbing those in between. Means अब टीचर एक एक को बुलाता है अपने पास. सेकेंड वे है कि अपने पास बुलाकर लाइन से एक के बाद एक स्टूडेंट को एक एक करके उसकी नोटबुक दे दे और वो स्टूडेंट वापस अपने प्लेस पर चला जाए. और थर्ड इसका जो मेथड है वो है कि टीचर अपने आप जाके उनके ही प्लेस पे अपने आप जाकर वो नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दे. So similarly in nature, there are three distinct ways in which heat is transferred. So इसी तरीके से ये जो आपको 3 ways बताए हैं कि एक एक करके ट्रांसफ़र हो रहा है कि जो बच्चे हैं उन्होंने ही एक एक करके ट्रांसफ़र कर दिया एक दूसरे को. दूसरा है कि एक एक करके लाइन से बच्चों को बुलाया और अपने पास टीचर एक ही प्लेस पर रहा. और थर्ड है कि बच्चे जहाँ खड़े हैं वो वहीं हैं, टीचर भी जहाँ खड़ा है वहीं, और वो उनको सीधे सीधे ऐसे बुक्स फेंक दे, उनको दे दे. तो इसी तरीके से 3 वेज हैं जिससे हीट ट्रांसफ़र होती है. फर्स्ट इज़ कंडक्शन, सेकंड इज़ कन्वेक्शन एंड थर्ड इज़ रेडिएशन. इन्हीं वेज से, इन तीनों वेज से जो हीट है वो नेचर में ट्रांसफ़र होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में. सो लेट अस स्टडी दीज 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन डिटेल. फर्स्ट इज़ कंडक्शन. व्हेन यू हीट वन एंड ऑफ स्टील स्पून by keeping it over a Bunsen burner, you find that its other end also becomes hot after some time. In its case, heat is transferred from the hot end of a spoon to its cold end by conduction. Means आप एक चम्मच को किसी आप कैंडल पर या फिर गैस बर्नर पर रखते हैं. सो आपने जो सिरा चम्मच का रखा है गैस बर्नर पे वो धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा. उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि चम्मच यहाँ तक गर्म होगी, धीरे धीरे फिर यहाँ तक, फिर यहाँ, और लास्ट में जो उसका सबसे लास्ट एंड था जो ठंडा था वो भी गर्म हो जाएगा. मतलब जो हॉट एंड था और ये कोल्ड एंड था. सो इस हॉट एंड से जो ट्रांसफ़र हुआ है धीरे धीरे हीट का कोल्ड एंड तक हो गया है. मतलब कैसे होता है ट्रांसफ़र? हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी तक ट्रांसफ़र होता है. मीन्स कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल. मतलब कोई भी इसमें मूवमेंट नहीं हुआ है, जैसे कि तैसे चम्मच बर्नर पर रखी है और धीरे धीरे उसमें ट्रांसफ़र हो गया है एक एंड से दूसरे एंड तक हीट का. सो ये प्रोसेस कहलाता है कंडक्शन. कंपेयर दिस मेथड टू हैंडिंग ओवर द नोटबुक्स टू द फर्स्ट स्टूडेंट एंड आस्किंग हिम टू पास इट ऑन टू द नेक्स्ट. जो मैंने आपको फर्स्ट वे बताया था, फर्स्ट मेथड बताया था कि एक एक स्टूडेंट आपस में पास कर रहा है नोटबुक्स को, वैसा ही ये कंडक्शन मेथड है. सो आप उसके हेल्प से इसको समझ सकते हैं. सो द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन टेक प्लेस ओनली इन सॉलिड. सो ऐसा किस में होता है? सॉलिड में होता है. आप देखेंगे कि जो लिक्विड है वो एक साथ ही गर्म होता है. अगर लेफ़्ट साइड सपोज दैट एक भगोना है या कोई बर्तन है, उसमें आप लिक्विड दूध को पका रहे हैं, गर्म कर रहे हैं. सो ऐसा नहीं है कि लेफ़्ट साइड का दूध जल्दी गर्म हो गया, राइट साइड का देर से होगा या मिडिल वाला देर से होगा. उसमें वो इक्विवेलेंटली वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली गर्म होता है. बट तो ये जो कंडक्शन है ये किस में किस पर वर्क करता है? ये सॉलिड्स के लिए यूज़फुल है. सो ये कंडक्शन टेक प्लेस इन सॉलिड्स. कंडक्शन रिक्वायर्ड फॉर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट. सो कौन कौन सी कंडीशन चाहिए कंडक्शन के लिए, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए? हीट कैन बी कंडक्टेड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ओनली व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. मतलब अगर कोई बर्तन पहले से ही गर्म है और आप उसको रख रहे हैं तो आपको उसमें इतना ज़्यादा नहीं पता चलेगा. और जो इसका दूसरा कंडीशन है वो है कि वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होने चाहिए, इन कांटेक्ट विद ईच अदर. नेक्स्ट टॉपिक इज़ गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. तो सबसे पहले कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स मीन्स जिस चालक, ऑफ हीट मीन्स ऊष्मा के चालक, मतलब जिसमें से ऊष्मा या गर्मी पास थ्रू हो सकती है. सो गुड एंड बैड मतलब गुड मतलब जो अच्छे चालक हैं. सो टेक hot water in a beaker, collect some articles such as a steel spoon, a pencil scale, a plastic scale, a pencil and a divider. Dip one end of each of these articles in hot water as shown in figure 4.12. So after a few minutes, touch the other end of each article. You observe the following. तो आपने क्या करना है, एक गर्म पानी लेना है एक बीकर में. बीकर ना हो तो आप अपने घर पे ये एक्टिविटी कर सकते हैं. बीकर के प्लेस पे आप कोई गिलास या फिर कोई जग ले सकते हैं, कुछ भी मग ले सकते हैं.
सो उसमें गर्म पानी लेंगे, सो कुछ आर्टिकल्स को कलेक्ट करेंगे। आप इन आर्टिकल्स के प्लेस पे कोई भी और आर्टिकल ले सकते हैं। सो आप एक स्टील स्पून लेंगे, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल, डिवाइडर, आप कोई भी प्लास्टिक की ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। आयरन का ऑब्जेक्ट, नेल्स ले सकते हैं, आयरन नेल्स, स्टील, एल्यूमिनियम, किसी भी चीज़ कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। सो इनको एक एक करके आप डिप करेंगे इस हॉट वाटर में। सो उसके बाद में आपको वो कुछ देर तक डिप किए रहनी है उस हॉट वाटर में। सो उसके बाद आप क्या देखते हैं, जो उसका दूसरा एंड है उसको टच करें, जो उसका ऊपर का एंड है। एक एंड आपने नीचे हॉट वाटर में दिया हुआ है इन सब चीज़ों का, दूसरा एंड आप टच करेंगे। सो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, द स्टील स्पून एंड द डिवाइडर गेट हॉट, both are made up of metals, so they allow heat to pass through them, so they are conductors. मीन्स देखिए, जो भी चीज़ें मेटल की बनी हुई होंगी, मेटल मतलब धातु, जो भी चीज़ें मेटल की बनी हुई होंगी, जैसे कि चम्मच है स्टील की, या जो डिवाइडर है, या आप अगर सपोज दैट आप आयरन नेल्स ले रहे हैं, या फिर आप कोई एल्यूमिनियम का आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया है, तो ये सभी मेटल हैं। सो जो भी चीज़ें मेटल की बनी हुई होंगी उनका दूसरा एंड भी गर्म हो जाएगा, मतलब एक एंड से दूसरे एंड में हीट का ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो जो मेटल्स होते हैं दे ऑल आर कंडक्टर्स। नेक्स्ट इज द प्लास्टिक स्केल एंड द पेंसिल डू नॉट गेट हॉट. The scale is made up of plastic whereas the pencil is made up of wood. So both plastic and wood do not allow heat to pass through them. So they are insulators. मतलब जो ऐसी चीज़ें जो अपने अंदर से हीट को पास थ्रू ना होने दें, मतलब जिनके अंदर हीट का ट्रांसफ़र ना हो, सो ऐसे ऑब्जेक्ट्स इंसुलेटर्स कहलाते हैं। जैसे कि जो भी लकड़ी की बनी हुई चीज़ें हैं, प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें हैं, कागज़ है, सो ये सब क्या है, इंसुलेटर हैं। So the material that allow heat to pass through them quickly are called good conductors of heat. All the metals like silver, copper, aluminium, iron and alloys, mixture of two or more metals, and some non-metals like brass and stainless steel are good conductors of heat. Whether the material that do not allow heat to pass through them quickly are called bad conductors of heat or insulators. So paper, wood, leather, clothes, एस्बेस्टस, ब्रिक्स, मड, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, बेकेलाइट, ये सभी क्या हैं, बैड कंडक्टर्स हैं हीट के, मतलब इसमें से हीट पास थ्रू नहीं होती है। बट प्योर एयर, अगेन प्योर एयर एंड डिस्टिल्ड वाटर आर ऑल्सो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. मोस्ट लिक्विड्स एंड गैसेज आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. सो ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से हीट पास थ्रू हो सके कंडक्टर्स कहलाते हैं हीट के। सारे मेटल्स जितने भी हैं वो सभी हीट के कंडक्टर्स होते हैं, और कुछ नॉन मेटल्स भी हीट के कंडक्टर होते हैं, जैसे ब्रास है, स्टेनलेस स्टील है, और कुछ अलॉयज़, जैसे कि अलॉयज़ क्या होती हैं, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिला के एक नया मेटल, एक अलॉय तैयार किया जाता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर होता है। और कुछ ऐसे मटेरियल जिनमें से हीट पास थ्रू ना हो वो इंसुलेटर या फिर बैड कंडक्टर्स होते हैं, जैसे पेपर, कीचड़, रबर, प्लास्टिक, चमड़ा, एस्बेस्टस, जितने भी कपड़े होते हैं। सो ये सभी क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट के। यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब जो हीट के गुड कंडक्टर्स हैं उसका क्या यूज़ है। अब देखिए, जो हीट के गुड कंडक्टर्स हैं अच्छे, जिसमें से हीट पास थ्रू हो सकती है, सबसे पहले तो आप उनमें खाना बनाते हैं, क्योंकि देखिए आपका जो खाना है वो हीट से ही तैयार होता है। आपके यहाँ जितने भी वायर फिटिंग्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो सभी क्या है, उसमें भी सब कंडक्टर्स के यूज़ होता है, क्योंकि अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू नहीं होगी तो मतलब आप जो भी आप अप्लाइंसेस चलाते हैं घर पे, आप वो वर्किंग नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए इन कंडक्टर्स का यूज़ हमारे जो हमारे डेली बेसिस जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें किया जाता है। जैसे द मटेरियल्स दैट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट आर यूज्ड wherever heat is to be transferred fast. For example, cooking utensils are usually made up of metal like copper, aluminium and alloys like brass and stainless steel because they are good conductors of heat. So ऐसे मटेरियल जो हीट के गुड कंडक्टर हैं उनका यूज़ हम अपने घर में करते हैं, जैसे कि जो हमारे खाने बनाने के बर्तन होते हैं उसमें, और जैसे कुछ जो मेटल्स हैं जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सभी क्या हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं, आप सभी जानते हैं। तो जैसे कॉपर का यूज़ जो इलेक्ट्रिसिटी जो वायर होते हैं उसमें किया जाता है। देखिए ये जितने भी कंडक्टर्स हैं इनमें हीट का ट्रांसफ़र बहुत फास्ट होता है। सो इसी वजह से हम इनका यूज़ अपने जो हमारे घर के काम है या खाना बनाने का है, इन सभी में हम इनका यूज़ करते हैं। सो कुछ जो बैड कंडक्टर्स हैं या इंसुलेटर हैं उनका क्या यूज़ होता है। सो इंसुलेटिंग हैंडल्स,
जो बर्तन आपने मेटल से बनाए हैं, अब वो अगर पूरा ही गर्म हो जाएगा तो आप उसको कैसे उसको होल्ड करेंगे, कैसे उसको टच करेंगे। सो इसीलिए उसमें कुछ हैंडल्स लगाए जाते हैं जिनमें से हीट पास थ्रू ना हो, मतलब वो हैंडल्स गर्म ना हो। सो जो हैंडल्स हैं वो इंसुलेटर्स के बनाए जाते हैं ताकि आप इजीली उनको कैरी कर सकें, उनको होल्ड कर सकें। So insulating handles, appliances like cooking pan, pressure cooker, electric iron and electric kettle have wooden or bakelite plastic handles because these materials are bad conductors of heat. It means they do not allow heat to pass through them quickly, hence the heat from the hot appliances does not flow to our hands. As a result, we are able to hold the appliances by their handles even when they are hot. So जो अप्लाइंसेस होते हैं या जो भी हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, पैन है, प्रेशर कुकर है या आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन या केटल है, तो इन सभी में क्या होता है, वुडन के, लकड़ी के या फिर प्लास्टिक के जो बेकेलाइट से बना होता है, तो उसके हैंडल्स लगाए जाते हैं। बिकॉज ये इंसुलेटर्स होते हैं, मतलब ये गर्म नहीं होते हैं, इनमें हीट पास थ्रू नहीं हो सकती। सो ये गर्म नहीं होते हैं, दैट्स वाई हम इनको पकड़ कर हम उन बर्तनों को आसानी से गैस बर्नर से ऊपर रख सकते हैं और उतार भी सकते हैं। सो इसीलिए अगर ये गर्म हो जाएंगे तो हम इनको टच नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स वाई ये इंसुलेटर्स के बने होते हैं। सो नेक्स्ट इज फॉल्स सीलिंग। व्हाट इज़ फॉल्स सीलिंग? False ceiling is generally made up of plaster of Paris, POP, asbestos or wooden plyboards. They provide a layer of air between the two ceilings that keeps the room warm during winters and cool during summers. Since the air in between the two ceilings is bad conductor of heat, so it prevents the transmission of heat from either sides. देखिए जो फॉल्स सीलिंग क्या होती है, आपने देखा है आजकल सभी के घरों में जो छत होती है, जो सेलिंग होती है, सेलिंग में ऊपर डिज़ाइंस बने होते हैं, मतलब वो प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी डिज़ाइंस होते हैं या फिर एस्बेस्टस के या फिर वुडन प्लाईबोर्ड्स के भी। शॉप में आपने देखा होगा, शोरूम्स वगैरह में प्लाईबोर्ड्स के भी डिज़ाइन होते हैं छतों में, जो अंदर से सेलिंग होती है। मैं ऊपर की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप छत के ऊपर खड़े होंगे तो उसको रूफ बोलेंगे, बट अगर आप कमरे के अंदर खड़े हैं तो उसकी छत को आप सेलिंग बोलेंगे। सो उसमें जो पीओपी के डिज़ाइंस होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, मतलब दो छत बनाई जाती हैं जिनके बीच में थोड़ा गैप होता है, जिसकी वजह से विंटर्स में आपका रूम गर्म रहता है और जो गर्मियाँ होती हैं, समर्स होते हैं, उसमें आपका रूम ठंडा रहता है। क्योंकि जो उनके बीच में एयर ट्रैप हो जाती है दो सेलिंग के बीच में, एक तो जो आपकी एक्चुअल सेलिंग है वो, और एक जो आपने पीओपी से बनवाई है वो सेलिंग, उन दोनों सेलिंग्स के बीच में एयर ट्रैप हो जाती है जो कि हीट का बैड कंडक्टर है, मतलब इंसुलेटर आप कह सकते हैं। क्योंकि वो हीट की बैड कंडक्टर है, सो दैट्स वाई वो हीट को ना तो अंदर आने देती है, ना ही वो कमरे की हीट को बाहर जाने देती है। सो वो ट्रांसमिशन को रोक देती है। सो फॉर मेकिंग roofs of houses, asbestos sheets are preferred over iron sheets because asbestos is a bad conductor of heat. Next is woolen garments. In winter we wear woolen clothes. Wool is a bad conductor of heat. Moreover, the air gets trapped in between the wool fibers. विंटर्स में आप वूलन गारमेंट्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि वूलन गारमेंट्स जो हैं हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। क्यों गर्म रखते हैं? बिकॉज वो हीट के बैड कंडक्टर्स होते हैं, मतलब वो हवा को ट्रैप कर लेते हैं, फंसा लेते हैं। सो इसीलिए अपने फाइबर्स के बीच में, जिससे कि हमारी बॉडी गर्म रहती है। सो एयर इज़ ऑल्सो अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। सो both air and wool prevents the flow of heat from our body to the cool surroundings. सो जो हवा है और जो ऊन है वो हमारे जो बॉडी की हीट होती है उसको बाहर जाने से रोकती है। सो इसीलिए हमारी बॉडी उनमें गर्म रहती है। सो दे आल्सो प्रिवेंट द फ्लो ऑफ कूल एयर। अब जो बाहर से ठंडी हवा आ रही है वो उसके फ्लो को भी रोकते हैं ताकि वो हमारी बॉडी तक ना पहुँचे, इसलिए हम उनको पहन के गर्म फील करते हैं। नेक्स्ट इज़ इग्लू। इग्लू क्या होता है? आपने सुना होगा, बर्फ़ से बने घर होते हैं, जो पोल्स होते हैं, आइस पोल्स, जो पोलर रीजन्स होते हैं वहाँ पर ऐसे घर बनाए जाते हैं जहाँ पर रेगुलरली बर्फ़ पड़ती है, स्नोफॉल्स होता है। सो एस्किमोज मेक डबल वॉल्ड हाउसेस कॉल्ड इग्लूज यूजिंग ब्लॉक्स ऑफ आइस या स्नो, like figure 4.15. Air enclosed in between the double walls prevents the transmission of heat generated within the igloo and hence it keeps them warm. So जो एस्किमोज होते हैं, एस्किमोज कौन होते हैं? कुछ लोग हैं जिनको एस्किमोज बोला जाता है। सो ये एस्किमोज कहाँ रहते हैं? पोलर रीजन्स में, जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। सो ये ऐसा घर बनाते हैं जिसमें ये ठंड से बच सकते हैं, मतलब
ये बर्फ़ के ब्लॉक से, ये ब्लॉक्स हैं बर्फ़ के, आइस के, सो इनसे ये घर बनाते हैं। देखिए पहले ब्लॉक्स को इस तरीके से लगाते हैं सेमी सर्किल के फॉर्म में। आफ्टर दैट उसके बीच में फिर कुछ गैप रखते हैं, फिर अगेन एक वॉल बनाते हैं दूसरी आइस ब्लॉक्स की सिमिलरली 180 डिग्री, मतलब देखिए 180 डिग्री है ये, मतलब सेमी सर्किल में। सो बीच में क्यों गैप रखते हैं, ताकि जो एयर है वो ट्रैप हो जाए, मतलब ना तो जो अंदर की एयर है वो बाहर जा सके, ना ही वो जो बाहर की ठंडी एयर है वो अंदर आ सके, वो एयर यहीं बीच में फंस जाती है। सो दैट्स वाई ये जो वॉल्स होती हैं, एयर एनक्लोज इन बिटवीन द डबल वॉल्स प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ हीट्स एंड जनरेटेड विद इन द इग्लू एंड हेंस इट कीप दैम वार्म। सो ये जो भी अंदर लोग रहते हैं उनको ये गर्म रखती है, मतलब उनमें उनको ठंड नहीं लगती है, बिकॉज बाहर की ठंडी एयर ना तो अंदर आ पा रही है, ना ही जो अंदर की गर्म एयर है, जो गर्माहट है वो बाहर नहीं जा पाती है। नेक्स्ट इज डबल वॉल्स। द वॉल्स एंड डोर्स ऑफ अ रेफ्रिजरेटर हैव 2 layers with an insulating material in the middle. This material and the air entrapped between the two walls prevent heat from the surroundings from entering the refrigerator. The same is true in case of double walled cold storage and double walled ice box. तो आपने देखा होगा कि कुछ डबल वॉल्स होती हैं, जैसे जो रेफ्रिजरेटर है उसके जो डोर में जो डोर होता है और जो उसकी वॉल होती है उसमें 2 layers होती हैं। आपने देखा होगा जब आप अपने रेफ्रिजरेटर को खोलेंगे, और जो बीच में है उसमें इंसुलेटिंग मटेरियल लगा होता है। तो दैट्स वाई जो मटेरियल होता है ये हवा को एंट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है उन दोनों वॉल्स के बीच में, जिससे कि जो बाहर का सराउंडिंग है उसकी जो हीट है ना तो वो अंदर आ पाती है रेफ्रिजरेटर में, और दैट्स वाई उसका रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर है, जो उसमें ठंडक है या कूलिंग है, वो उसमें सिमिलरली होती रहती है। तो आपने जैसे जो स्टोरेज होते हैं, जहाँ जो ग्रेनरी स्टोरेज होते हैं या फिर फ्रूट स्टोरेज होते हैं, वहाँ भी सेम ऐसा ही होता है कि डबल वॉल्ड कोल्ड स्टोरेज बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज गनी बैग्स। द slabs of ice are covered with gunny bags. The material used to make gunny bags is a bad conductor of heat and does not allow to heat flow from outside to ice. Moreover, the air filling between the spaces of a gunny bag further stops the transmission of heat from outside and prevents the ice from melting. गनी बैग्स मतलब आपने देखे होंगे कि जो आइस की जो बड़े बड़े आइस ब्लॉक्स होते हैं उनके ऊपर एक बैग्स लिपटे होते हैं। गनी बैग्स मतलब वो किस मटेरियल से बनते हैं, जूट से बनते हैं मोस्टली, और जो जूट होता है वो बहुत ही वो इंसुलेटर होता है, बैड कंडक्टर होता है हीट का, मतलब उसमें से हीट पास थ्रू नहीं हो सकती है। दैट्स वाई उनको आइस ब्लॉक्स के ऊपर लपेटा जाता है, जिससे कि जो आइस है वो अपनी हीट को लॉस ना कर सके, मतलब वो पिघले ना, और जो सराउंडिंग में जो हीट है उस हीट की वजह से वो जो हीट है वो बर्फ़ में एंटर ना हो सके, और जो बर्फ़ है वो अपनी हीट को बाहर ना निकाल सके। सो दैट्स वाई गनी बैग्स में रैप किया जाता है आइस ब्लॉक्स को। So my dear students, I am going to end this video session. I hope you would like this video. If you like it, please subscribe my channel and press bell icon. We will meet again with part 3 of this chapter very soon. Thank you.